हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, खासकर जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम है, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ का होने वाला एग्ज़ाम है, क्योंकि लगभग दिसंबर में होगा। अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, तो लेकिन वैकेंसी आने का पूरा जो है भरोसा है कि आनी चाहिए वैकेंसी, कि पेपर वगैरह में निकलने शुरू हुए हैं। और वैसे भी कुछ सूत्र हैं जो कि बता रहे हैं कि आने वाली वैकेंसी है, तो डेफिनेटली आने वाली है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस से संबंधित आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद जो यूपीएससी के द्वारा जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि लेखपाल 31 जुलाई को होने वाला है। लेखपाल के पेपर में आप देखेंगे 25 प्रश्न का जीके का होगा, उसी में जो है 7 से 8 प्रश्न जो है वो आपके करंट अफेयर से संबंधित होंगे, जिसमें से 2 से 3 प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से मिल जाएगा। तो दोस्तों, घटनासार करंट अफेयर्स जो है मैगज़ीन है, काफ़ी महत्वपूर्ण मैगज़ीन होती है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी मैगज़ीन है। तो अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है, चाहे पीसीएस आरओ एआरओ का हो, लेखपाल के हैं, यूपीएससी पेड का, जो कि अकॉर्डिंग टू कैलेंडर 18 सितंबर डेट निर्धारित किया गया है, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण मैगज़ीन है। और ये वार्षिकांक है जो कि अपडेटेड है, मई 2021 से लेकर के 15 जुलाई 2022 तक अपडेटेड है। इसमें जो खासकर लेखपाल वाले हैं, उनको चाहिए जो अद्यतन सार संग्रह है, वन लाइनर फैक्ट, इसको आप ज़रूर कवर कर लीजिए, क्योंकि पूरी मैगज़ीन आप कवर करना बेवकूफ़ियत हो जाएगी। तो वन लाइनर फैक्ट को ज़्यादा कवर कर लीजिए। लेखपाल एग्ज़ाम 7 से 8 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं, कम कंटेंट को जो है पढ़ना है और अच्छे जो है मार्क्स लेकर के आना है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश विशेष को देख लेना, वन लाइनर अद्यतन सार संग्रह जो लेखपाल के हैं। बाकी जो भी अपकमिंग लेटेस्ट एग्ज़ाम होंगे उनको आराम से पूरी मैगज़ीन पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वन लाइनर फैक्ट को लेखपाल के लिए ज़रूर कवर कर लीजिएगा, जो कि पेज बनेगा 1 से 8, 24, 8, 32, लगभग 30-32 पेज का बन जाएगा। तो ये बुक आपको आसपास आपके मार्केट में मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को कवर कर लेते हैं, जो कि यूपी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला हो, चाहे आपका लेखपाल का है, पेड का, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले होंगे। चलिए, पहला जो तथ्य दिया है वो है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला आगरा देश का पहला ज़िला बना है। तो एग्ज़ाम में यदि पूछा जाता है कि भारत देश का पहला ऐसा कौन सा ज़िला है जो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला ज़िला बना है, तो आपका आंसर होगा आगरा, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश पहला शहर बन गया है। तो देश का पहला शहर कौन सा है? आगरा। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है, जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सीवर कनेक्शन के कार्य की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए है। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग निचले इलाकों में किया जा रहा है। 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनी द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा। यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है तथ्य, तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है। लागत 100 करोड़ है और 5 साल तक जो देखरेख की बात की जा रही है वह नीदरलैंड की कंपनी है। 5 करोड़ रुपए में 240 घरों का वैक्यूम सीवर नेटवर्क बनाया गया है। सभी कक्ष भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS आधारित सेंसर से लैस हैं, जो कक्ष के क्षेत्र और समस्या इंगित करने में मदद करेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, देश का पहला ज़िला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला जो ज़िला है वो आगरा है। लागत जो है इसकी 100 करोड़ रुपए है और ये नीदरलैंड की कंपनी के द्वारा रखरखाव जो है 5 साल तक किए जाने की बात की जा रही है। 240 घरों का वैक्यूम सीवर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है वो है आपका उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य। तो यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य है, तो याद रखिएगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम दिवस यानी 1 मई को जो श्रम दिवस, मजदूर दिवस जो मनाया जाता है, 1 मई को हर साल मनाया जाता है। और इसी के लास्ट में आप जानते हो 31 मार्च को, माफ़ कीजिएगा 31 मई को जो है हर साल जो आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है वह मनाया जाता है। तो श्रम दिवस के अवसर पर
योगी जी ने 11.5 लाख से अधिक पेंशनरों को सुगम जीवन की बड़ी सौगात देते हुए लोक भवन में पेंशनरों के लिए ऑनलाइन सेवा पोर्टल शुभारंभ किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए 1220 पेंशन धारकों के खातों में पेंशन भी हस्तांतरित की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि पेंशन पाने वालों का पेंशन भोगी नहीं, पेंशन योगी के रूप में सम्मान होना चाहिए। इस नई व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले पेंशन के पेपर मिल जाएंगे। तो रिटायर होने के पहले जो है 3 महीना पहले जो है पेंशन के कागजात आपको मिल जाएंगे। ई पेंशन पोर्टल पर 6 महीने पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ई पेंशन पोर्टल लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? पहला वो है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को मिला लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन द्वारा काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को 21 अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। काला नमक चावल, जिसे भगवान बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है, इसको सिद्धार्थनगर जिले के समग्र विकास के लिए एक मिशन मोड योजना के एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सम्मानित किया गया है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को काला नमक चावल को जो है बढ़ावा देने के प्रयासों को मिला जो लोक प्रशासन में है प्रधानमंत्री पुरस्कार, किस जिले से संबंधित काला नमक चावल? तो काला नमक चावल महोत्सव भी आप जानते हो सिद्धार्थ नगर से मनाया जाता है। तो काला नमक जो चावल है आपका सिद्धार्थ नगर जिले से संबंधित होगा। और काला नमक चावल जिसे कि भगवान बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत। उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे के 36 रिक्त सीटों के लिए चुनाव जो है 12 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद की सीटें हैं कितनी हैं? 100 सीटें हैं। इन 100 सीटों में जो रिक्त सीटें रहीं वो 36 रिक्त सीटें रहीं, जिसके लिए चुनाव 12 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ है। इनमें से 33 सीटों पर जो कब्जा पाया है वह भाजपा पार्टी ने पाया है और इसी 33 सीटों के साथ भाजपा ने उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो उच्च सदन, और वैसे उच्च सदन और निम्न सदन संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझा जाता है उच्च सदन मतलब विधान परिषद, और केंद्र की यदि बात करोगे तो राज्यसभा। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की है। वहीं पर समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है, यानी समाजवादी पार्टी ने 0 सीट प्राप्त किया है। इनसे ज़्यादा तो निर्दलीयों ने प्राप्त किया है। कितनी? 3 सीटों, और 33 सीटों पर कब्जा जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो 33 और प्लस 3 36 सीट हो गया। चुनाव वाली 36 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध ही चुन लिए गए थे। तो 36 सीटों में यानी 33 सीट भाजपा ने पाई है, इसमें से 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे, जिससे 27 सीटों के लिए मतदान 12 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ है। चुनाव के इन परिणामों के चलते उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद में भाजपा की सीटों की संख्या 33 से बढ़कर अब 66 हो गई है, जबकि वहीं समाजवादी पार्टी की सदस्यों की संख्या 17 ही रह गई है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद के लिए 38 सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि इनमें से जो 36 सदस्य हैं इनका जो चुनाव है वह स्थानीय प्राधिकार कोटे से होता है, जिसके लिए जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर पालिकाओं व नगर निगम के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। 8 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती हैं, जबकि 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो 100 जो विधानसभा सीटें हैं उत्तर यानी विधान परिषद की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 100 सीटें हैं। बस इतना ही याद रखना है। कितना बहुमत है, इस सब की कोई आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पेपर सेटर इतना अगर पॉलिटिकल होगा
तो भले बना दे, बाकी कोई चांस नहीं। बस आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। इसके अलावा आपको याद रखना इन 100 सीटों में कितना जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है, 10 सदस्यों का। दैट्स इट। इतना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामों उद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिसोरा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो याद रखिएगा गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यूपी स्पेशल में थोड़ा घुसकर भी पूछ सकते हैं, तो गांव का नाम भी याद रख लीजिए, सिसोरा गांव है। कहाँ का? गाजियाबाद पर। और साथ ही साथ किस आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, तो यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण के लिए दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी। हनी जो प्रोसेसिंग है, ये जो पहल है, यह मीठी क्रांति के अनुसरण में की गई है। तो मीठी क्रांति से संबंधित याद रखिएगा। उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत से बचने के लिए अधिकांश मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को एजेंटों को अपने खेतों में बहुत कम कीमत पर बेच देते थे। प्रसंस्करण वैन मधुमक्खी पालकों के शहद निकालने और प्रसंस्करण लागत को कम कर देगी। शहद में मिलावट की गुंजाइश नहीं होगी, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो प्रसंस्करण होगा वो मधुमक्खी पालकों और किसानों के दरवाजे पर ही कर लिया जाएगा। यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि 8 घंटे में जो है 300 किलोग्राम तक का शहद प्रसंस्करण कर सकती है। इस मोबाइल वैन की डिज़ाइन 15 लाख रुपए की लागत से खादी और ग्रामो उद्योग आयोग ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोखेड़ा में तैयार किया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो गांव सिसोरा, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के द्वारा। दैट्स इट। और साथ ही साथ किस क्रांति से संबंधित है, मीठी क्रांति। इतना ही याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित किया गया है। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। इन दोनों स्थलों के रामसर साइट में शामिल होने के बाद भारत देश में संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल जो संख्या है वह 49 हो गई है। तो भारत में टोटल जो रामसर साइट हैं 49 हैं, जो कि 10.39 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये टोटल जो 49 रामसर साइट हैं भारत देश की 10.39 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। वही उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है वह 10 हो गई है। और इन्हीं 10 संख्या के साथ पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक आपके रामसर साइट हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दियों में सुरक्षित और अनुकूल स्थान प्रदान करते हैं। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था और यह भारत का 49वां रामसर स्थल है। रामसर साइट से संबंधित स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड किया ही जा चुका है, जिसमें ये सब ऑलरेडी तथ्य जो है आप कवर किए जा चुके। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक 2022 बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको ये सारी बातें बताई गई हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि भारत देश में टोटल रामसर साइट 49 हैं। इन 49 में 10 जो है उत्तर प्रदेश में है और सबसे अधिक रामसर साइट वाला जो प्रदेश है वह उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश की जो लेटेस्ट रामसर साइट घोषित होने वाला जो
स्थल है याद रखिएगा वो वखिरा वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का, और इसकी लोकेशन को भी आपको याद रखना ज़रूरी हो जाता है। तो याद रखिएगा संत कबीर नगर जनपद में स्थित है। साथ ही साथ ये जो अभयारण्य है वो बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए जो है अनुकूल है। तो इतना ही आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और वखिरा वन्यजीव अभयारण्य की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1980 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा ज़िला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा ज़िला है जो कि रामसर साइट के जो क्षेत्रफल में सबसे अधिक है, बताइएगा। और मैं आपको हिंट देता हूं, उत्तर प्रदेश के मैप में आपको साउथ साइड में मिलेगा, कमेंट करिएगा। अगला है आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। तो वखिरा वन्यजीव अभयारण्य के पहले जो रामसर साइट दर्जा पाने वाला जो स्थल रहा है वह हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर, ठीक है। तो हैदरपुर का जो लोकेशन है यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं पर जो है स्थित है। तो हैदरपुर वेटलैंड की लोकेशन भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना ज़रूरी हो जाता है, खासकर यूपीपीसीएस आरओ एआरओ, बाकी लेखपाल वगैरह में पूछ लेंगे कि कितने साइट हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं बनाने वाले हैं लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। और लेटेस्ट आपको याद रख लेना है वखिरा वन्यजीव। हैदरपुर रामसर साइट का दर्जा पाने वाला भारत का 47वां स्थल रहा है। तो टोटल 49 हैं, ठीक है। तो 49वां जो है वखिरा वन्यजीव है, और खिजड़िया जो गुजरात का रहा वो 48वां, तो टोटल 49 हैं। हैदरपुर एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसका निर्माण वर्ष 1984 ईस्वी में मध्यगंगा बैराज के निर्माण में के बाद हुआ था। गंगा और सोनाली नदी के बीच 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ यह वेटलैंड जैव विविधता का केंद्र बना हुआ है। यह आर्द्रभूमि पौधों की 30 से अधिक प्रजातियों और पक्षियों की 300 प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैदरपुर आर्द्रभूमि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसका लोकेशन याद रखिएगा, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं पर स्थित है। और हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आप पढ़ते हो, इसकी विशेषता है जो भी आपके वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे बड़ा जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है एरिया वाइज में वो हस्तिनापुर ही है। यूपी स्पेशल में आप कवर करते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वो आप लोग कमेंट करिए, ये तो बड़ा हो गया, आप छोटा कौन सा है सबसे एरिया वाइज में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ कितने वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है बताइएगा कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। तो रामसर सूची का उद्देश्य ऐसी आर्द्रभूमि का अस्तित्व बनाए रखना होता है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो। रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिस पर वर्ष 1971 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 1975 में लागू हुआ था। तो ये जो संधि है रामसर कन्वेंशन, साइन जो हस्ताक्षर हुआ है 1971 में, और साथ ही साथ जो लागू अगर पूछा जाता है तो 1975 में लागू हुई संधि है। यह स्थानीय और बहुराष्ट्रीय कार्यों और सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हस्ताक्षर की बात 1971 में लागू 1975, मान लीजिए बाई चांस वैसे लेखपाल वगैरह एग्जाम में पूछेंगे नहीं, पीसीएस वगैरह में पूछ लेंगे, तो याद रखो कि जो अगर पूछा जाता है इंडिया ने हस्ताक्षर कब किया है रामसर कन्वेंशन में, रामसर संधि पे, तो याद रखो दोस्तों वर्ष रहा है 1982 और डेट रहा है यानी दिनांक वगैरह जो भी 1 फरवरी 1982 को जो है वो साइन किया है अपने प्यारे भारत ने, ठीक है। तो इतना याद रखो। और वर्तमान में 49 रामसर साइट हैं। यदि पहली पूछी जाती है रामसर साइट भारत की कौन सी रही है तो मैं आपको साइट बता देता हूं, लोकेशन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले जो शामिल होने वाले रहे हैं 2 स्थल रहे हैं, 2 साइट रही हैं। एक तो चिल्का लेक रही है, ठीक है, चिल्का लेक कहाँ है ये आप बताइएगा। दूसरा जो रहा है वह केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है,
इन 2 स्थलों को शामिल किया गया था रामसर साइट में सबसे पहले, और आप लोग इनकी लोकेशन कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। वखिरा उत्तर प्रदेश और खिजड़िया गुजरात अभयारण्यों के रामसर स्थल में शामिल होते ही देश में संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल संख्या है 49 हो गई है। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है। तो दक्षिण एशिया में देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा है, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक रामसर स्थलों की संख्या अब 10 हो गई है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव लोकेशन है। दूसरा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि सबसे पुराना सबसे पहला नवाब पक्षी अभ्यारण्य आपका यहाँ पर, जिसको कि चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई का हो जाएगा। समस पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी का। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है गोंडा का। सरसई नावर झील इटावा की। सुर सरोवर जिसे कि कीथम झील के नाम से भी जानोगे तो आगरा है, याद रखना। हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, तो हैदरपुर वेटलैंड है, और इस वेटलैंड की लोकेशन आप अभी पढ़ के आ रहे हो कहाँ पर है तो ये आपका हस्तिनापुर, याद रखिएगा। इसके बाद है वखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर का, जो कि यह लेटेस्ट है। इस अवसर पर भारत की आर्द्रभूमि भौतिक रूप से अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया, जो पिछले 1 दशक में आर्द्रभूमि हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका पूरा ये रामसर कन्वेंशन से संबंधित टॉपिक कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, इस जो आपका टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया गया है। तो 7 नए, इसके मतलब इसके पहले कुछ और रहे होंगे, तो आइए पढ़ते हैं। 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और एसपी सिंह बघेल तथा NIXI के CEO अनिल कुमार जैन ने संयुक्त रूप से आगरा से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड का शुभारंभ किया है। इन 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स की आपको लोकेशन याद जरूर रखना है। आगरा, तो आगरा से शुरू होगा। आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ। तो इन 7 नोड्स केंद्र को जरूर याद रखना। और इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में एक्सचेंजों की जो संख्या है इंटरनेट नोड्स की, वह 8 हो गई है। तो 7 ये हो गए। पहला, इसके पहला कौन सा रहा है तो वह गौतम बुद्ध नगर में। तो उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। और इन्हीं 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स के साथ आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में इसी के साथ जो है 8 हो गए हैं टोटल। तो भारत में इन एक्सचेंजों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में क्या है? मदद मिलेगी। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया दैट इज NIXI एक गैर लाभकारी संगठन है जो वर्ष 2003 से कार्यरत है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज हैं, इनका लोकेशन नोट्स जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ पहला कौन सा रहा है इसको भी याद रखना है। तो पहला गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, इसके बाद आगरा, ठीक है। तो जब आप इंटरनेट आपको चारों तरफ फैलाना है तो पश्चिम में जाएंगे उत्तर प्रदेश के, तो आगरा है। आगरा मेरठ हो गया पश्चिमी साइड, ठीक है, आगरा मेरठ। इसके बाद पश्चिम से चले जाएंगे, थोड़ा बीच में चले जाएंगे लखनऊ। इसके बाद कानपुर, प्रयागराज, फिर पूर्वांचल और चले जाते जाएंगे तो ये वाराणसी, गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। तो चारों तरफ फैला ही देंगे उत्तर प्रदेश में, इस तरह थोड़ा याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास। भारत व रूस के द्वारा, याद रखो किसके द्वारा? भारत, सहयोग कौन है? रूस। तो भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी अब तक अनेक परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, इसका उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा
साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा 26 दिसंबर 2021 को किया गया है। मिसाइल उत्पादन इकाई के साथ ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दैट इज DRDO की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र का शिलान्यास भी उन्होंने किया है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कब? 26 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साथ ही साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ ही साथ ये भी तथ्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मिसाइल उत्पादन इकाई के साथ साथ रक्षा अनुसंधान यानी DRDO की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र का भी शिलान्यास किया गया है। ब्रह्मोस के इस उत्पादन केंद्र के लिए 200 एकड़ भूमि प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के हरौनी में उपलब्ध कराई गई है, जहां अगले 2 से 3 वर्ष में ब्रह्मोस निर्माण इकाई बनकर तैयार हो जाएगी। इस इकाई में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें प्रतिवर्ष तैयार हो सकेंगी। पहले चरण में नौसेना के लिए ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइलों का उत्पादन यहां पर किया जाएगा। तो सबसे पहले चरण में जो उत्पादन होगा वह नौसेना के लिए ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइल। इस इकाई से प्रतिवर्ष 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की बात भी कही गई है। अगला फैक्ट बन रहा है देश की सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। अगला फैक्ट है देश की सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। देश में अब तक के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया है। 22,400 करोड़ रुपए की लागत से बने देश के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के द्वारा बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और अब लखनऊ व गाजीपुर से जुड़ गए हैं। तो याद रखिएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से होकर गुजरता है, यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा लखनऊ टू गाजीपुर टोटल जो होंगे वह 9 जिले होंगे, जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना की सुपर हरक्यूलिस विमान से ही इस एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की थी। वायुसेना के सुखोई 30 व मिराज 2000 जैसे विमानों ने भी एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग व टेक ऑफ कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस अवसर पर किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग व टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम नहीं रहे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे वहां का पूरा हो जाएगा तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का पहला लंबा एक्सप्रेसवे जो बन जाएगा वो दिल्ली मुंबई होगा जब काम पूरा होगा तो। और इसका जो टारगेट है वह वर्ष 2023 तक पूरा करने का टारगेट है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341, वहीं पर 1350 किलोमीटर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होगा। और वहीं पर यदि गंगा एक्सप्रेसवे पूरा कंप्लीट हो जाता है जिसका टारगेट वर्ष 2024 है और इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है, तो यह भी जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो अभी फिलहाल जो अगला जो फैक्ट है वो आपका है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या तथा मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया है।
वर्ष 1889 ईस्वी में स्थापित इस स्टेशन का नाम बदलने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के पश्चात प्रदेश सरकार के नाम परिवर्तन की अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को जारी कर दी है। अगला है दांदूपुर। तो दांदूपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलकर अब मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर स्थित दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां बाराही देवी धाम किया गया है। इस नए नामकरण की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2020 में की थी। विभिन्न औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात दांदूपुर का यह नाम 25 नवंबर 2021 से मां बाराही देवी धाम हो गया है। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश के रटौल आम की जीआई टैग। 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। तो इस एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में रटौल आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। रटौल आम किस प्रदेश से संबंधित है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। खासकर यूपी एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के रटौल आम को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है रटौल आम? तो याद रखिएगा बागपत। रटौल आम का नामकरण रटौल गांव के नाम पर किया गया है, जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह आम अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है। रटौल आम को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 5.5 से 7.5 pH मान के साथ रेतीली और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह आम बागपत जिले की खेकड़ा तहसील की रतौल, शेखपुरी, विनयपुर, मुबारकपुर, तिगरी तथा लाछोड़ा के लगभग 85 हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन। उत्तर प्रदेश राज्य की 403 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव 7 चरणों में क्रमशः 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27, 3 मार्च, 7 मार्च। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वह 7 चरणों में हुआ है। विधानसभा सदस्यीय सीट कितनी है? 403। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 255 सीटें प्राप्त हुई हैं। वहीं पर 255 सीटों के साथ बीजेपी का जो मत प्रतिशत रहा है सर्वाधिक रहा है। कितना? 41.3%। बीजेपी के बाद दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी रही है, जिसे इन चुनावों में 111 सीटें मिली हैं, जिसका वोट जो प्रतिशत रहा है वह 32.1% रहा है। राज्य के अन्य दलों में जैसे कि अपना दल सोनेलाल को 12 सीटें, राष्ट्रीय लोक दल को 8 सीटें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल को 6 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी को 2 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव में सर्वाधिक, जैसे कि पहले की तुलना में सर्वाधिक महिलाओं ने चुनाव जीता है। कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता है? तो 47 महिलाओं ने चुनाव जीता है, जिसमें कि 29 महिलाएं बीजेपी से हैं, 14 महिलाएं सपा से हैं, अपना दल से 3 और कांग्रेस से 1 महिला विधायक चुनी गई हैं। तो आपको किस पार्टी से कितनी है याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है जो महिला विधायक है उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 47 हैं। बीजेपी गठबंधन राज्य में 403 सीटों में 273 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से राज्य में लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल रही है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। लगातार दूसरी बार बनने वाले जो मुख्यमंत्री बने हैं कितने वर्षों के बाद? तो राज्य की राजनीति में 37 वर्ष बाद यह कारनामा किया है। तो 37 साल के बाद इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई। 47 साल बाद यह रिकॉर्ड बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
बने हैं। योगी आदित्यनाथ को 24 मार्च 2022 को विधायक दल की बैठक में विधिवत नेता चुना गया और 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिलाई गई है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इन मंत्रियों में 18 कैबिनेट और 14 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री शामिल हैं। साथ ही योगी मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। तो 47 महिलाएं विधायक हैं। मंत्रिमंडल में शामिल महिलाएं 5 हैं। अगला तथ्य है मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण। नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण राज्य में 21 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुआ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया है। मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण। इस अवसर पर राज्य की 75 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया है जिन्होंने मिशन शक्ति के पहले 2 चरणों में उल्लेखनीय कार्य किया है। समारोह में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1.5 लाख पात्र बालिकाओं को अनुदान राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर भी किया गया है। इस अवसर पर बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई बटालियन के प्रांगण का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया गया है। मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण कब से कब तक? तो 21 अगस्त 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक चला। 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा 21 अगस्त से 31 दिसंबर। इस अभियान के तहत 59,000 ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया। 1 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। मंडल मुख्यालय एवं गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी परियोजना का क्रियान्वयन 84.79 करोड़ से 1286 थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 का वीडियो जरूर कवर कीजिएगा। वहां पर महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि बजट से संबंधित रही हैं, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को अच्छे से कवर किया गया है। उस वीडियो के यदि आप देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित कोई भी प्रश्न, कितना भी फैक्चुअल पूछा जाए, सारे कवर हो जाएंगे। सिंपली यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम। वीडियो नंबर 1 पर आएगा, आप देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा अच्छे से। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2 अगस्त 2021 को संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा सामान्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से इतर किसी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और बीच में लिखा हुआ योजना सामान्य योजना है, तो याद रखिए 2,500। ठीक है, प्रतिमाह। वहीं पर यदि सामान्य नहीं लिखा होगा तो कोरोना से पीड़ित होने वाले रहे हैं। ठीक है, यानी जो उनके कारण मौत हुई रही बच्चों की, माता पिता की या कोई एक, तो यहाँ पर 4,000 रुपये आपने कवर किया होगा। तमाम जो करंट अफेयर कराए गए, साथ ही बजट में भी मेंशन होगा जो उत्तर प्रदेश 2022-23 का कराया गया है। जरूर वीडियो कवर कीजिएगा। तो इसमें प्रत्येक बच्चे को 2,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। एक परिवार के पात्र को अधिकतम 2 बच्चों को ही लाभ मिलेगा। वहीं पर यदि पूछा जाता मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है, जिसमें कि कोरोना संक्रमण से संबंधित, तो वहाँ पर 2,500 की जगह 4,000 रुपये। माता पिता या फिर दोनों को खोने वाले बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व राज्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मुख्यमंत्री दिया भी है, बाल सेवा योजना को स्वीकृति दे चुकी है। इसमें कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये देने की व्यवस्था भी की गई है। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना।
यही कोरोना से संबंधित वाली हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 22 जुलाई 2021 को लोक भवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पूछा जाता है तो 22 जुलाई 2021 लगाना है। वहीं पर यदि सामान्य वाला पूछा जाता है तो जुलाई के बाद अगस्त आता है, 2 अगस्त 2021 लगाना होगा। तो दोनों को ध्यान से देखिएगा। राज्य सरकार की यह नई योजना कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए लाई गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा कोविड द्वारा अनाथ हुई लड़कियों को शादी के समय 1,01,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। साथ ही योजना के तहत पात्र स्कूली या कॉलेज छात्रों या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। पहल के शुभारंभ पर पहली तिमाही के लिए 12,000 रुपये की राशि ऐसे 4,050 बच्चों के बैंक खातों में डिजिटल रूप से ट्रांसफर भी की गई। अगला तथ्य है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम अब बनारस रेलवे स्टेशन होगा। उत्तर पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने 15 जुलाई 2021 से वाराणसी शहर में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नई पहचान वाले इस स्टेशन का जो कोड है वह BS होगा। नए चित्रित साइन बोर्ड में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में लिखे बनारस को दर्शाया गया है। अगला है काकोरी कांड का नाम परिवर्तित। राज्य सरकार ने 9 अगस्त 2021 को काकोरी कांड का नाम परिवर्तित कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। जैसे कि आप आधुनिक भारत के इतिहास में भी आप कवर करते हो कि काकोरी जो कांड रहा है 9 अगस्त 1925 को रहा है। तो 9 अगस्त 1925 को घटित रहा है काकोरी कांड। तो योगी जी कह रहे हैं कांड वांड नहीं, सिंपल सी बात होगा ट्रेन एक्शन। इसका नाम इसलिए परिवर्तित किया गया है क्योंकि कांड शब्द भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। अच्छा चलिए, क्योंकि कांड शब्द जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत इस घटना के, अच्छा कांड मतलब भाई कांड वांड कौन सा कांड करके आए हो, उसे रामायण में भी है सुंदरकांड, उत्तरकांड, बालकांड। चलिए जो भी है, वर्ष 2022 में 100 वर्ष पूरे करने जा रहे चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त 2021 को काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाई है। तो ध्यान दीजिए, काकोरी कांड की जगह आप काकोरी ट्रेन एक्शन बोलिएगा, ठीक है। और चौरी चौरा महोत्सव यानी चौरी चौरा जो घटना रही है आप जानते हो 4 फरवरी 1922, ये भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश घटना जो रही है वो 4 फरवरी 1922, कहीं कहीं आपको डेट 5 फरवरी भी मिलती है। 4 फरवरी ही लगाइए कि सरकार भी 4 फरवरी को ही मनाती है, उसी को 4 फरवरी ही मानती, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा काकोरी कांड का नाम होगा अब काकोरी ट्रेन एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 और 30। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है, इम्पॉर्टेंट पॉलिसी फैक्ट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 जारी किया है। इसके तहत जो निर्धारित लक्ष्य हैं, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्ष 2026 तक सकल प्रजनन दर को 2.7 से घटाकर 2.1% करना है और साथ ही 2030 आएगा तो 2030 में जो है 2.1% 2026 तक टारगेट है। इसके बाद 1.9% जो है वो 2030 तक है। वहीं पर आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर को 31.7% से घटाकर 2026 तक 45% करना है और अगले 5 साल में फिर
52% कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर चलेगा, 5 साल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सकल प्रजनन दर को 2026 तक 2.7% करना है और 2030 तक 1.9% करना है। वहीं पर आधुनिक गर्भनिरोधक प्रसार दर को 2026 तक 31.7% करना है और 2030 तक 52% करना है, ठीक है। तो 31 जो वर्तमान में है इसको बढ़ाकर जो है 45% करना है आधुनिक गर्भनिरोधक प्रसार को, ठीक है। 31.7 को 45 करना है और उसके बाद 45 से फिर 2030 में इसको 52 कर देना है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखे गए हैं। अब जैसे इस प्रजनन दर को 2000, इसके पहले जो पीसीएस रहा है वहाँ पर पूछ लिया गया था तथ्य। पुरुष गर्भनिरोधक उपयोग के तरीकों को 10.8% से बढ़ाकर 2026 तक 15.1 करना है और 2030 तक 16.4% कर देना है। पुरुष गर्भनिरोधक उपयोग के तरीकों को, वहीं पर आधुनिक गर्भनिरोधक प्रसार, तो इन फैक्टों को याद रखिएगा। खासकर अगला जो फैक्ट है वो अति महत्वपूर्ण है, दैट इज एमएमआर। तो मातृ मृत्यु दर एग्जाम में पूछा जाने वाला फैक्ट है, याद रखिएगा। 2026 तक इसको घटाकर 197 से घटाकर 150 करना है और 2030 तक 98 तक कर देना है। वहीं पर शिशु मृत्यु दर को, तो शिशु मृत्यु दर को 23 से घटाकर 2026 तक 32 करना है। इसके बाद फिर 10 और घटा देना, 22 कर देना 2030 तक शिशु मृत्यु दर। और ये जो मृत्यु दर है वो प्रति 1000 जन्म दर पर देखा जाता है। साथ ही जो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इसको भी, तो 1 लाख पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एमएमआर जो है, एमएमआर जो कैलकुलेट किया जाता है वो प्रति 1 लाख जन्म पर कैलकुलेट किया जाएगा। वहीं पर जो टीएफआर है, शिशु मृत्यु दर जो देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वो जो प्रति 1000 जन पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इनका जो टारगेट है याद रखिएगा, एमएमआर को 2026 तक 150 करना है, 2030 तक 98 करना है, टीएफआर को 2026 तक 32 और 30 तक 22 करना है। 5 वर्ष से कम आयु की शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जन पर भी काउंट किया जाता है। यह 47 से घटाकर 2026 तक 35 और 2030 तक 25 करना है। अगला है आपका जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद जरूर रखिए। 64.3 से बढ़ाकर इसको 2026 तक 66 करना है और 2030 तक 69 कर देना है। वहीं पर बाल लिंग अनुपात 899 से बढ़ाकर 2026 तक 905 करना है और 2030 तक 919 तक करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है आपका उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण मसौदा विधेयक 2021। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा 11 जुलाई को आप जानते हो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर साल। तो इसी दिन जो है 2021 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक मसौदा विधेयक उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 प्रस्तावित किया गया है। तो कभी कभी नाम वगैरह भी पूछ लेता है, तो कभी कोई लोगों को नाम मालूम नहीं होता, तो नाम भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021, जिसके तहत 2 बच्चों के मानदंड को लागू और बढ़ावा दिया गया है। कितने बच्चों? 2 बच्चों के। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों में आवेदन करने या पदोन्नति पाने और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। मसौदे के अनुसार स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से 2 बच्चों के मानदंड को अपनाने पर लोक सेवकों सहित लोगों को कई प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं, जैसे कि पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व जो अवकाश है और राष्ट्रीय पेंशन के तहत नियोक्ता अंशदान कोष यानी एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन फंड में 3% की वृद्धि कर दी जाएगी।
भूखंड या आवास स्थल या बने हुए घर हेतु सब्सिडी, पानी, बिजली और गृह कर जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट मिलेगी। एक बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले, दो के बाद एक, मान लो एक ही रखना, एक ही बच्चे होंगे हमारे, तो एक बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारी या आम नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, 20 साल की उम्र तक के बच्चों को बीमा कवरेज का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। वहीं पर स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से एक बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपत्ति लड़का पैदा होने पर एक मुश्त 80,000 रुपये, तो लड़का पैदा हुआ तो 80,000 रुपये एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। तो लड़का पैदा हुआ, इसके बाद नसबंदी के माध्यम से आपने स्वैच्छिक नसबंदी कराया, फिर जो है आपको 80,000 रुपये मिलेगा यदि आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपत्ति हैं तो। और वहीं यदि लड़की यानी लक्ष्मी का जन्म होता है तो सिंपल सी बात, लक्ष्मी आएंगे तो 1 लाख रुपये ज़्यादा ही मिलेगा आपको, 1 लाख रुपये के भुगतान के लिए पात्र होंगे। तो इन फैक्टों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 अगस्त 2021 को कहां पर गोरखपुर पिपरी तरकुलहा गांव में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर बनेगा, तो याद रखिएगा गोरखपुर। इस आयुष विश्वविद्यालय को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश आयुष विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी वहीं से आते हैं, तो वहीं मठाधीश, तो ये उन्हीं के नाम पर होगा, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय। जो लागत होगी वह 299 करोड़ की लागत से बनने वाले तथा 52 एकड़ में फैले विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग सहित सभी चिकित्साएं सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को पूरा करने का जो समय अवधि निर्धारित किया है वह वर्ष 2023 निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है आपका उत्तर प्रदेश एडॉप्ट अ हेरिटेज पॉलिसी। 16 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एडॉप्ट अ हेरिटेज पॉलिसी दैट इज अपनी धरोहर अपनी पहचान की तरह प्रदेश के लिए तैयार की गई उत्तर प्रदेश एडॉप्ट अ हेरिटेज पॉलिसी अपनी धरोहर अपनी पहचान को अनुमोदित किया है। तो मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश एडॉप्ट अ हेरिटेज पॉलिसी टैगलाइन, तो याद रखिएगा अपनी धरोहर अपनी पहचान। इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय का संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत स्मारकों, पुरास्थलों का स्थलीय विकास, रख रखाव एवं जन सुविधाओं का प्रबंधन सार्वजनिक उद्यम इकाइयों एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाएगा। इस नीति के तहत संरक्षित स्मारकों, पुरास्थलों को विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मित्र बनाने का प्रस्ताव भी है। यहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन। चयनित स्मारक मित्र खुद के संसाधनों से स्मारकों का स्थलीय विकास, पर्यटकों के लिए स्मारक परिसर में जन सुविधा प्रबंधन एवं वार्षिक रखरखाव आदि की व्यवस्था करेंगे। एडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी के तहत चयनित स्मारक मित्र उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय, पर्यटन विभाग एवं संबंधित जिले के जिलाधिकारी के बीच से समझौता किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्कृति विभाग एवं पर्यटन विभाग की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित कार्य योजना के अनुसार कार्य होगा। मंत्रिमंडल द्वारा इस नीति के अंतर्गत पहले चरण में पुरातत्व निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के 11 प्रमुख स्मारकों स्थलों का चुनाव स्मारक मित्र बनाए जाने हेतु किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया है। कितने? 11 प्रमुख स्मारक स्थल हैं। चुने गए स्मारकों में छतर मंजिल एवं फरहत वक्स कोठी कैसरबाग लखनऊ, कोठी गुलिस्तान इरम कैसरबाग लखनऊ, दर्शन विलास कोठी लखनऊ, हुलास खेड़ा उत्खनन स्थल मोहनलालगंज लखनऊ, कुशमोहन सरोवर गोवर्धन मथुरा,
गुरुधाम और प्राचीन दुर्ग बरुआ सागर झांसी शामिल हैं। तो टोटल 11 हैं, संख्या याद रखो। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा चयनित अन्य स्मारकों को एवं धरोहरों को विकसित करने हेतु आवश्यकता अनुसार आवश्यक स्मारक मित्र बनाए जाएंगे। अगला फैक्ट है नवीनतम पुरस्कार है, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के 2020 के पुरस्कार 19 अगस्त 2021 को घोषित किए गए हैं। संस्थान के सर्वोच्च सम्मान दर्ज, यानी जो संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च सम्मान है, इसका नाम है विश्व भारती। तो विश्व भारती सम्मान के लिए ओम प्रकाश पांडे का चयन किया गया है। वहीं पर डॉक्टर बिशन लाल गौड़ को महर्षि वाल्मीकि व डॉक्टर कमला पांडे को महर्षि व्यास पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये टॉप 3 हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो संस्कृत यानी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है विश्व भारती पुरस्कार। तो लखनऊ के ओम प्रकाश पांडे को दिया गया है। इसकी जो राशि है वो 5,01,000 रुपये है। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि गाजियाबाद की विशन लाल गौड़ हैं, इनको 2,01,000 है। तो दूसरा और तीसरा जो नंबर महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास पुरस्कार है, इनकी जो राशि है वह 2,01,000 रुपये हैं। तो इन तीनों को कम से कम याद जरूर रखिएगा, बाकी और ना भी याद रखें तो काम चल जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं महर्षि नारद है, विशिष्ट, ठीक है, ये सब दिए गए हैं। तो टॉप 3 को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है आपका उत्तर प्रदेश तथ्यसार 1 लाइनर फैक्ट है, तो आइए इसको भी कवर करके कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुकुल गोयल की जगह किसे 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देवेंद्र सिंह चौहान को। 12 मई 2022 को एनएसडीसी इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो याद रखिएगा वाराणसी। 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन को पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जो कि ई पेंशन पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला प्रदेश बन गया है। इसी के साथ 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस प्रदेश को प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा अपने प्यारे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान का नाम है दस्तक अभियान। मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है शारदा सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो यह सरधना कस्बे सलवा और कैली गांवों में, जिसे आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हो। तो मेरठ जिला, गांव कौन सा है? सरधना कस्बा। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संरक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो आजमगढ़ विश्वविद्यालय का जो नाम होगा वह महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया है, तो यह रामपुर होगा। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि देश का पहला अमृत सरोवर कहां पर हुआ है, तो वह अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, और अपने प्यारे उत्तर प्रदेश का जो जिला है रामपुर। 18वें उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर 23 मार्च 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रमापति शास्त्री। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ही सबका सब कुछ कराते हैं, ठीक है, जो विधानसभा अध्यक्ष वगैरह होते हैं इनकी, जो कि सबसे बुजुर्ग हों।
एक्सपीरियंस होल्डर हो तो रमापत शास्त्री बनाए गए थे प्रोटेम स्पीकर। 18वें उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष 29 मार्च 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सतीश महाना। इनको निर्विरोध ही चुन लिया गया है, सतीश महाना को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के किस मतदान केंद्र को ग्रीन बूथ बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश का जो बूथ था AP सेन PG कॉलेज, तो AP सेन PG कॉलेज को ग्रीन बूथ बनाया गया था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में। उत्तर प्रदेश के वह साहित्यकार जिन्हें हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र हैं। ठीक है, तो सरस्वती जो सम्मान है जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला जो प्रतिष्ठित सम्मान है वह सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो वर्ष 2021 का यहाँ पर बात किया गया है, तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र रहे हैं। वैसे यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन इनका जो एक काव्य संग्रह रहा है जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ, तो इनके काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए जो है इनको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 29 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जल शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो यह जिला है मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जिले को। ठीक है, जोन वगैरह पूछा जाता है तो नॉर्थ जोन में ही आएगा अपना यूपी। जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का जो पहला पुरस्कार मिला है वह अपने प्यारे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की वह शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका जिन्हें हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है बबीता वर्मा। भारत सरकार ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे को मंजूरी प्रदान की है? यह गाजियाबाद टू कानपुर। किसानों से गाय के गोबर को खरीदने की घोषणा हाल ही में किस सरकार ने की है? किसानों से गाय के गोबर खरीदने की घोषणा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। मई 2020 में किसे उत्तर प्रदेश का नया महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये इनका नाम है अजय कुमार मिश्रा। तो अजय कुमार मिश्रा है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आप जानते हो एडवोकेट जनरल आप स्टेट अगर बात करोगे तो आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो आर्टिकल नंबर 165, जो कि लीगल एडवाइज़र होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। जैसे कि आप अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी, जो कि आर्टिकल 76 रिलेट करता है। इसके बाद 165 स्टेट के लिए है एडवोकेट जनरल। तो ये लीगल एडवाइज़र हैं स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की अजय कुमार मिश्रा। अगला है आपका, हाल ही में किस आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग, ठीक है, तो हनी प्रोसेसिंग, हनी सिंह आते हैं गाजियाबादी के साथ, तो गाजियाबादी के साथ यानी गाजियाबाद रहा है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो देश का पहला जो है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा है? तो सिरौली गांव रहा है उत्तर प्रदेश। अभी पढ़ के आ रहे हो गाजियाबाद के साथ, तो गाजियाबाद आएगा हनी प्रोसेसिंग के लिए। किसके द्वारा? तो खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहा फैक्ट। अगला है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है? तो राजस्व गांव खासकर उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल देश की सीमा पर स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है कि 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में 6 लेन के 340.8 यानी वही 341 किलोमीटर वाला भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, दैट इज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे।
और जैसे दिल्ली मुंबई वाला बनेगा 2023 तक जो टारगेट है वो सबसे लंबा हो जाएगा। अगला है आपका 12 से 21 नवंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो हुनर हाट का जो 32वां संस्करण रहा है वह लखनऊ में किया गया है। एक और याद आ रहा होगा, अमृत महोत्सव कहां पर, रामपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय जिसका नाम महाराजा सुहेलदेव होगा, तो यह आजमगढ़। 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक प्रदान हुई है। तो लीड्स लॉजिस्टिक, ठीक है, लॉजिस्टिक्स यानी लॉजिक लगाना है, सिक्स सेंस लगाना है, तो उत्तर प्रदेश सिक्स सेंस लगाने में आगे है। लॉजिस्टिक यानी लॉजिक सिक्स छठी रैंक का। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देश की पहली सेलिब्रिटी है जो कि सिक्योरिटी प्रदान करने वाली इनको मिली है, तो ये है कंगना रनावत। अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को 2329 करोड़ रुपए की लागत से किन 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है। तो सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज होगा देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं तो जिला याद कर लो, जिला कम से कम। तो ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है दोस्तों, हापुड़ में। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2021 में योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित कर क्या रखने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। ठीक है, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। सार्वजनिक परिवहन के रेल रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है। तो यह वाराणसी है। अगला फैक्ट है कि 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो यह कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में किस कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये है हे हुआंग-ओ के मेमोरियल पार्क। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित करने की घोषणा सितंबर 2021 में की है। गौतम बुद्ध नगर में। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो यह गाजियाबाद है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो यह नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है। तो अलीगढ़ का नाम होगा हरिगढ़। अलीगढ़ का नाम क्या होगा, हरिगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह मेरठ में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल ही में क्या रखा गया है। तो मां शाकंभरी मेला भी वहीं लगता है सहारनपुर, यूपी स्पेशल में आप पढ़ते हो। नाम है मां शाकंभरी विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लखनऊ के किस स्थान पर शपथ ग्रहण किया है। तो यह इकाना स्टेडियम में। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज की है। तो 47 महिला विधायक हैं।
नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक दी गई है? तो उत्तर प्रदेश की जो रैंक है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में वह तीसरी रैंक है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका 37.79% जनता निर्धन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड का शुभारंभ हुआ है? तो 7 हुआ है। एक पहले रहा है गौतम बुद्ध नगर का, तो अब टोटल 8 हैं। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहां प्रस्तापित करने की घोषणा की है? तो यह गौतम बुद्ध नगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2021 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश स्थित किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारतीय पीठ को स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह VHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? हरिगढ़। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला 30 अगस्त 2021 को कहां पर रखी गई है? तो यह गोरखपुर में। 5 सितंबर 2021 को वाराणसी से किस शहर के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? तो चुनार से। तो वाराणसी से चुनार शहर के बीच। उत्तर प्रदेश का वह आध्यात्मिक शहर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह मथुरा वृंदावन है। मथुरा किसके लिए? कृष्ण के लिए। वृंदावन किसके लिए? राधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? अलीगढ़। नाम अब होगा, घोषणा करने की बात की जा रही हरिगढ़। 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष राज्य का पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में देश का शीर्ष राज्य पुरस्कार पाने वाला अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने का निर्णय लिया गया है, तो यह झांसी रेलवे स्टेशन का नाम। वरिष्ठ IPS अधिकारी जिन्हें 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, मुकुल गोयल। 21 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना है? तो यह महोबा रहा है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया तो सिद्धार्थनगर रहा है। 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो डॉक्टर राम बाबू हरित रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में जो है वो जो कि अभी हाल ही में पॉलिटिक्स में एंट्री किए हैं, जो कि इनको मंत्री भी बनाया गया है, राज्य मंत्री समाज कल्याण। असीम अरुण, याद रखिएगा, इनको प्रभारी बनाया गया है। ठीक है, अध्यक्ष का। तो इनके पास प्रभार रहेगा जब तक कि कोई नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक ये बने रहेंगे। असीम अरुण याद रख। इसी तरह जो मुकुल गोयल हैं, आप जानते हो, इसमें वर्तमान जो अभी पढ़ के आ रहे हो आप जस्ट की प्रभारी बनाए गए हैं पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश में कहां पर शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर में। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला जो राज्य बना है वह अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 से। उत्तर प्रदेश स्थित वह कौन सा बैंक है जिसने 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है? इसका नाम है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने 5 जून 2021 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, न्यायमूर्ति BK नारायण हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की जो अध्यक्ष हैं वह न्यायमूर्ति बालाकृष्ण नारायण यानी BK नारायण हैं। भारतीय राजस्व सेवा कि वह अधिकारी जिन्हें अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, संजय श्रीनेत हैं। तो PCS वाले तो इनको रोज याद ही करते होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 जून 2021 को किसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जस्टिस संजय यादव को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की है, तो सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर में। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश के 2 अन्य जिलों में कमिश्नर प्रणाली को लागू कर लिया गया है, तो यह वाराणसी और यह कानपुर है। तो अब टोटल जो है वो 4 हो गए हैं शहर जो कि कमिश्नर सिस्टम जो है चल रहा है। तो सबसे पहले रहा लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, तो अब वाराणसी और कानपुर को भी कर दिया गया है कमिश्नरी प्रणाली। 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है? ग्राम उजाला योजना, ध्यान दीजिएगा, ग्राम उजाला योजना है तो वाराणसी उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, तो ग्राम उजाला आप जानते हो, सिंपल सी बात है, बिजली मंत्रालय का होगा। ठीक, तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो रहा है वह कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।